नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले संस्कृत भाषा के मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन सरोपरी है। आपके बहुत सारे कमेंट्स फीडबैक आ रहे थे कि सर संस्कृत की क्लास, संस्कृत के प्रैक्टिस सेट लाइए। तो चलिए दोस्तों, पहला ये आपका मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट है और कल हमने आपके जो है बाल विकास का मॉडल पेपर अपलोड किया था। अगर उसको नहीं देखा तो जाकर इस वीडियो को दिखने बाद जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पेडागोजी के शिक्षा शास्त्र के प्रश्न देखेंगे, इसके बाद हम गद्यांश पद्यांश के प्रश्नों को कलेक्ट करेंगे। तो चलिए, आप कि विकल्प को देखकर सही उचित जो उत्तर हो वह लिखना है आपको। चलिए, पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों कि भाषा या अधिग्रहण समय किम प्रथमम आगच्छित है। जी हाँ, भाषा अधिग्रहण के समय, यानी जब भाषा हम अधिग्रहण करते हैं, ठीक है, तो प्रथमम आगच्छित है, तो पहले क्या आता है? अर्थ आता है, उभयम रूपम, आश्चर्य या वर्णमाला ही है, अक्षराणी या रूपम आएगा। तो भाषा अधिग्रहण के समय प्रथम आगच्छति, पहले क्या आना चाहिए दोस्तों? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि अर्थ की बात करेंगे कि भाषा अधिग्रहण के समय पहले क्या आना चाहिए, क्योंकि भाषा का ज्ञान या अधिग्रहण के समय सर्वप्रथम अर्थ का आना सुनिश्चित रहता है। अर्थात सर्वप्रथम पहले सोपान में भाषा का ज्ञान अर्थ के ज्ञान पर निर्भर रहता है। अतः अर्थ ज्ञान भाषा ज्ञान गते महती भूमिका संपद्यते की बात करेंगे। जी हाँ, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस आपके भाषा पर है, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु कतमम ना समीचीनम, यानी कौन सा आपका समीचीन नहीं है। ठीक है, इतर विषयाणाम अधिगम काले भाषाधिगमः भवति, विषयाणाम अधिगय भाषा द्वारा भवति, भाषा अधिगमार्थम व्याकरण दिगमस्य आवश्यकता अस्ति, ये सर्वे भाषाधिगम विषया अधिगमाय भवन्ति। तो इनमें से कौन सा समीचीनम नहीं है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपके ऊपर ये तीनों दिए गए हैं, तीनों आपके समीचीनम दिए गए हैं, लेकिन जो आपका डी ऑप्शन दिया गया कि सर्वे भाषा अधिगमाय, सर्वे भाषा अधिगमाय विषया अधिगमाय भवन्ति, तो ये आपका गलत दिया गया है। अब आप बोलेंगे समीचीनम क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका ये सर्वे भाषा अधिगमाय विषया अधिगमाय भवन्ति लिखा है, ये जो वाक्यांश है ये भाषा अधिगम पर ठीक नहीं है आपका। अतः उपयुक्त ये चार विकल्प में से आपका जो डी ऑप्शन है, यह विकल्प की शुद्धता की दृष्टि से होता है अशुद्ध और अप्रामाणिक माना जाएगा, क्योंकि ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि सभी भाषाओं का ज्ञान मात्र विषयगत ज्ञान से पूरा हो जाए। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन का, हर एक कंसेप्ट का डिटेल के साथ करेंगे, क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएं कि क्वेश्चन का आंसर क्यों होगा, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तीसरा प्रश्न है, श्याम कक्षायाः छात्रान् युगलेषु विभजति, प्रत्येक युगलाय बोधपट्टद्वयम्, यानी बोधपट्टद्वयम् इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड को संस्कृत में बोधपट्टद्वयम् बोलते हैं। तृतीय, अनंतरम शैतान ध्यान पूर्वकम पठित्वा तत् लेखितुम निर्देशति एवं सह किम कर्तुम प्रयते। कौन सा होगा? यहाँ पे आपका दिया पारस्परिक संभाषण होगा, पारस्परिक सूत्र लेखन होगा, सामूहिक सूत्र लेखन होगा, या पारस्परिक पठनम हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। अब देखिए, एक चीज दी गई है, बोध द्वैपट्टम, यानी कि फ्लैश कार्ड। अब ये जो दिया गया है कि श्याम जो है कक्षा में छात्रों में युगलेश विभजाति, अब आपको यही ध्यानपूर्वक करना है कि इनमें जो अंतर दिया गया है कि ध्यानपूर्वक पठित्वा तत् लेखितम निर्देशति, तो एवं शह किम कर्तुम प्रत्यते, के क्या करने का प्रयत्न करता। देखिए, जो आपका गद्यांश दिया गया है, इसके हम बारे में जानेंगे कि पारस्परिक सूत्र लेखन दिया गया है, और अर्थात आपस में सहयोग की भावना के द्वारा सभी छात्र छात्राएं व स्वकक्षा में सूत्र लेखन में संलग्न है, और सूत्र लेखन का शाब्दिक अभिप्राय सुनकर लिखना होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पारस्परिक सूत्र लेखन हो जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पारस्परिक सूत्र लेखन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है प्यारे मित्रों कि पठनस्य शिखर पादक्रम पद्धति है अध्यातेय। ठीक है, अध्यदेता क्या होगा? जो पाठन के शिखर पादक्रम पद्धति होती है वह क्या अध्यदेता है? ठीक है, पूर्णात अव्याम प्रति गच्छति होगा, लंबानम गच्छति होगा, प्रश्यमानम गच्छति होगा, या आपके अव्यभ्य
पूर्ण प्रति गच्छति हो जाएगा। तो पठन में जो शिखर पाठ्यक्रम पद्धति होता है वह क्या अध्ययन हमें क्या देता है, तो वह दोस्तों पूर्णांत अभियान प्रति गच्छति हो जाएगा। अर्थात दोस्तों पढ़ने की शिखर पाठ जो क्रम होता है पद्धति का अध्येता पूर्ण अवयव तथ्यों की ओर जाता है। अगर हमको अच्छे तरीके से समझें कि शिखर पाठ्यक्रम पद्धति वह पद्धति कहलाती है जिसमें रुचिकर्ता या अध्ययनकर्ता शब्दस्य पूर्ण अवयवों को प्राप्त करता है। पांचवा प्रश्न दिया गया है कि केचन बालाय कक्षायाम अवरोधन कारणात् भयात् वा न वदन्ति एतद् अस्ति। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, केचन बालाय कक्षायाम अवरोधन कारणात् भयात् वा न वदन्ति एतद् अस्ति, ये क्या हो जाएगा आपका परिवेशीय बाधा कहलाएगा, सामाजिक बाधा, शारीरिक बाधा या मनोवैज्ञानिक बाधा कहलाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा, केचन बालाय कक्षायाम अवरोधन कारणात् भयात् वा न वदन्ति एतद् अस्ति, ये कहला जाएगा मनोविश्लेषण बाधा। क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक बाधा कहला जाएगा। क्यों कहलाएगा, इसका रीजन बता देते हैं। क्योंकि देखिए मनोवैज्ञानिक बाधा के अंतर्गत यह देखा जाता है कि छात्र छात्राएं जो होती हैं शिक्षण कार्य के समय क्या होता है, बिल्कुल चुप रहते हैं, और जबकि उनके मस्तिष्क में अनेक प्रश्नगत विचार उत्पन्न होते हैं कि ये कैसा होगा कैसा, फिर भी वह चुप रहते हैं। ठीक है, फिर भी वह ये सोचते हैं कि कहीं मेरे प्रश्न से कक्षा बाधित न हो जाए। तो ऐसी बालक बुद्धि धारणाएं मनोवैज्ञानिक कारण से होती हैं और ऐसा वैज्ञानिक भी सिद्ध करते हैं। तो ये जो आपका दिया गया कि केचन बालाय कक्षायाम अवरोध कारणात् भयात् वा न वदन्ति, अवरोध करने का फिर मन में सोचते लेकिन बोलते नहीं हैं, ये कहला जाएगा मनोवैज्ञानिक बाधा की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देख रहे हैं स्क्रीन पर है कि शिक्षार्थीनाम त्रुटि संशोधनार्थम शिक्षक है। देखिए जो शिक्षार्थम में त्रुटि का संशोधन जो है शिक्षक कैसे किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, दोषस्य पुनरावृत्ति कारणात् छात्रं भर्षयेत्, छात्राणां प्रोत्साहितुम् आशावादी प्रवृत्तिं धारयेत्, छात्राणां दोषान् अधोरेखंगितान् कुर्याति, छात्रस्य प्रत्येकम दोषस्य संशोधनम कुर्यात्। तो देखिए शिक्षार्थीनाम त्रुटि संशोधनार्थम शिक्षक है। तो शिक्षार्थी जो होते हैं उनका त्रुटि संशोधन जो है शिक्षक जो है किस प्रकार से करते हैं। देखिए सभी प्यारे मित्र जानते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि शिक्षक सदैव शिक्षार्थियों की त्रुटि संशोधन हेतु वह छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं और आशावादी प्रवृत्ति को भी धारण करते हैं। अर्थात शिक्षार्थियों को वह शिक्षक भविष्य के प्रति सचेत करके ही उन त्रुटियों का संशोधन नामक अस्त्र का प्रयोग करते हैं। तो अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका छात्राणाम प्रोत्साहितम आशावादी प्रवृत्तिम धारयेत्, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया प्यारा सा प्रश्न है कि अधस्नेषु कथमय्य भाषा परिवारे भारते ना विराजते। ठीक है, आपका द्रविड़ इंडियन होगा, तिब्बत वर्मन हो जाएगा, अल्ताइक हो जाएगा, इंडो आर्यन। बहुत ही कठिन प्रश्न है। जी हाँ, बिल्कुल हाई लेवल की तैयारी करें, क्योंकि नॉर्मल तो सभी लोग जानते हैं, हिंदी पेडागोजी का आपने पढ़ा होगा वो हम समझ जाते हैं, लेकिन ये कुछ डिफ़िकल्ट शब्द हैं, डिफ़िकल्ट आपकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट तैयारी होगी तभी सिलेक्शन आसान होगा। तो अधस्नेषु कथमय्य भाषा परिवार भारते न विराजते, मतलब भारत में ये परिवार हमारा नहीं रहता है। कौन सा परिवार नहीं रहता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तिब्बत वर्मन परिवार भारत में रहता है, इंडो आर्यन भी रहता है यह परिवार, लेकिन अल्ताई परिवार जो है भारत में विराजमान या निवास नहीं करते हैं। अब देखिए इसको हिंदी में समझेगा आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि भारत में दृढ़ एवं परिपक्व भाषा परिवार का विश्लेषण मिलता है। सब काफ़ी बारे यानी कि भारत में बहुत सारे परिवार और फैमिली ठीक है मिलते हैं, उनकी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं, जिसे विद्वानों ने अपने ज्ञान की खोज द्वारा सिद्ध किया। तो जिसमें से द्रविड़ एवं भाषा परिवार मुख्य, जैसे आपका द्रविड़ दिया गया है। ठीक है, पहला जो आपका दिया गया था यहाँ पे द्रविड़ दिया गया था। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है, ये आपको देख रहे द्रविडियन मतलब क्या होता है, जैसे इंडियन कहते हैं ना, तो द्रविड़ यहाँ पे इंडियन जुड़ गया है तो द्रविडियन कहा जाता है। तो उसी प्रकार से द्रविड़ हो गया, तिब्बत हो गया, वर्मन हो गया, इंडो आर्यन, ये भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो आपका अल्ताइक है यह भारत की भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं होता। जो भाषा के आधार पर भारत में परिवार है, अल्ताइक आपका नहीं आएगा। अगला प्रश्न है पठनम नाम किम। पठनम नाम, देखिए पठन का नाम हम क्या दे सकते हैं कि अच्छारणम शब्दानाम चा कूट ज्ञानम,
संपूर्ण शब्दावली है, अधिगमयी है, भाषा अधिगमयी है या अर्थकरणम। देखिए पठन का नाम हम क्या दे सकते हैं। देखिए पठन का नाम हमने पहले ही क्वेश्चन में शायद देखा था, पठन का नाम होता है अर्थकरणम, यानी अर्थ ग्रहण करना, उसका अर्थ करना। देखिए जो प्रश्न दिया गया कि पठन क्या है, तो यही प्रश्न बनता है कि पठन का अर्थ क्या होता है, करण या सहायक होता है, क्योंकि पूर्वालोकित भी है कि पढ़ने का प्रथम सोपान भाषा के अंतर्गत अर्थ ज्ञान से है। तो अतः पठन का कारण क्या हो जाएगा, अर्थ ज्ञान ही हो जाएगा पठन का कारण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अनुमान की बात कर रहे हैं, जी हाँ, प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। अनुमान एकम उपकौशलम अस्तु, अनुमान जो है एक उपकौशल है, किसका उपकौशल है, अनुमानम एकम उपकौशलम अस्ति, पठनस्य का, समूह कारणस्य का या आपके सारांश करणस्य का है, किसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिपीट है, इसको आपको करना नहीं है, ये रिपीट हुआ है। हमें यह देना कि अनुमान एक उपकौशल है, किसका है, अनुमानम का है, पाठस्य का है, ठीक है, समूह करणस्य का है या सारांश करणस्य का है। आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक क्या कहता है। तो देखिए जो आपका अनुमान है एक पठन का, जी हाँ, पठनस का एक उपकौशल कहला जाएगा। शिक्षण अभ्यास में हम देखते हैं कि पठन के कौशल का वर्णन मिलता है, जैसे जैसे आप देखते होंगे लेखन कौशल, श्रुत कौशल, उच्चारण कौशल, इसी प्रकार अनुमानम भी एक कौशल होता है, लेकिन अनुमानक एक क्या है, उपकौशल में आता है। और ये अनुमानम उपकौशल किसका है, तो पठन का कौशल, अतः अन्य विकल्पों में पठनस हो जाएगा। तो पठन का कौशल अनुमानम क्या आ जाएगा, पठन का उपकौशल में आ जाएगा। अगला प्रश्न ये देख लेते हैं क्या दिया गया है। सुनीताय भाषा निम्याम रूपाणाम चा ज्ञानम अस्ति एतेन तस्य विकासे भवस्ति। ये सुनीता जो है भाषा में भाषा नियमान में रूपाणाम चा ज्ञानम अस्ति, ठीक है, ये जो विकास है तस्य विकास है अस्ति, कब विकास होता है, भाषिक समर्थ में, यानी भाषा में समर्थवान, या बहुभाषिक में समर्थता, या द्विभाषा में समर्थता, या संप्रेषण में समर्थता प्रदान करना या प्राप्त करना। तो सुनीता भाषा निमान रूपाणाम च ज्ञानम अस्ति एतेन तस्य विकास है अस्ति, भाषिक समर्थ कहलाएगा, क्योंकि सुनीता नामक एक छात्रा को भाषा नियमों और रूपों का ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान क्या होता है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि भाषा विकास भाषा समर्थ के अंतर्गत आता है, अर्थात भाषा में पकड़ एवं जो रुचियां होती हैं भाषा समर्थ का उदाहरण कहलाती। देखिए अगर आपके भाषा में पकड़ है, अच्छी पकड़ है, रुचि भी है, तो क्या कहलाएगा कि आप एक भाषा में समर्थवान है, चाहे वह हिंदी की बात करें, चाहे संस्कृत की बात करें, चाहे इंग्लिश की, ये हमारी भाषाएं कहलाती हैं। तो अन्य तीनों विकल्प आप उचित अपूर्ण है, हमारा विकल्प हो जाएगा भाषिक सामर्थ्य की बात करेंगे। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, इसके बाद आपको सब पता है, ठीक है, गद्यांश पद्यांश भी देखेंगे, उससे रिलेटेड ग्रामर के प्रश्न देखेंगे। पूरी तैयारी चल रही है 30 ऑफ 30 की। देखिए संस्कृत जितना आसान होता है उतना होता नहीं है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये पूछा क्या जा रहा है, और ये सारी चीज़ें आती है अभ्यास करने से। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगमा है निवेशित पाठस्य कृते प्रमाणिक ग्रहण्यस्य आवश्यकता किमर्थम भवति। देखिए भाषा अधिगम में जो निवेशित पाठ करते हैं तो उसमें जो प्रमाणिक ग्रंथस्य होते हैं वह आवश्यकता किमर्थम भवति, क्यों आवश्यक होते हैं। एतेन अव्यक्तैः प्रमाणिकता प्रदयते, एतेन लेखनस्य परिचय भवति, एतेन नवीन कार्यस्य सृजनम भवति, एतेन स्वाभाविक भाषाय प्रदर्शनम भवति। देखिए डिटेल के साथ जान लेते हैं। हमारा जो होगा कि अधिगमा है निवेशित पाठस्य कृते प्रमाणिक ग्रहण्यस्य आवश्यकता किमर्थम भवति, एतेन स्वाभाविक भाषाएं प्रदर्शनम भवति होगा। क्यों होगा, देखिए सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि भाषा अधिगम अर्थ के संबंध में निवेशित पाठ के अंतर्गत प्रमाणिक भाषा का प्रदर्शन होता है, अर्थात हम इस सरल भाषा में समझें कि स्वयं अर्जित भाषा का ज्ञान प्रयोग बालक भाषा अध्ययन के समय पाठों में प्रयोगार्थ सूचक एवं सामर्थ्य का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर है कि सुंदरी एकस्य अभ्यासकारस्य नियोजन कृतवती यस्मिन् सा प्रत्येकं पंचशब्दस्य लोकम कृतवती एतद अभ्यासकारम अस्ति। अब आप समझिएगा क्वेश्चन को कि सुंदरी एक अभ्यासकार नियोजन करती हैं और यस्मिन तभी जो है सा प्रत्येक पंच शब्दस्य लोपम कृति, प्रत्येक जो पांचवा शब्द है उसका लोप कर देती हैं। तो एतद अभ्यासकारम अस्ति, ये अभ्यासकार कौन सा कहलाएगा, व्याकरण परीक्षा, लेखन परीक्षा, रिक्त स्थान परीक्षा या अनुमान कार्यम हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। जी हाँ, सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्यत, क्योंकि प्रत्येक पंचम शब्द लोपम भवति, कोई शब्द अब एक लाइन हम लिख देते हैं, ठीक है, एक लाइन में और बीच में एक लोप कर देते, छोड़ देते हैं, तो ये क्या कहलाया जाएगा, रिक्त स्थान कहलाया जाएगा। तो रिक्त स्थान
परीक्षा की बात करेंगे। अगर हम सरल भाषा में समझें कि सुंदरी नाम की एक बालिका अपने अभ्यास कार्य में संपन्न करती जिसमें प्रत्येक 5वें शब्द का लोप वह बालिका करती है, तो ऐसा अभ्यास कार्य बालिका द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कहलाएगी। यह परीक्षा से संबंधित है, क्योंकि व्याकरण परीक्षा, लेखन परीक्षा, अनुमान कार्य इति विकल्प अशुद्ध है, क्योंकि यह दोस्तों इनमें लोप नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं दोस्तों कि अदौ नियम ज्ञानम अनंतरम तस्य प्रयोग है इति व्याकरणम अस्ति। अब इनमें से नियम ज्ञान अंतरण का प्रयोग करते हैं तो कौन सा व्याकरण हो जाएगा? ठीक है, अवरोहित में व्याकरणम, या आपके नवीन व्याकरण, या व्याख्यानात्मक व्याकरण, या अवरोहित कव्याकरणम हो जाएगा व्याकरणम। ठीक है, अवरोहात्मक व्याकरण हो जाएगा। अब देखिए दोनों चीज़ें, एक दिया अवरोहात्मक व्याकरण, एक दिया है आरोही। ठीक है, तो अवरोही मतलब उल्टा होता है, आरोही मतलब क्या होता है? छोटे से लेके बढ़ते कदम में, और अवरोहात्मक यानी घटते कदम में। तो आदौ नियमम ज्ञानम अनंतरम तस्य प्रयोगम इति व्याकरण अस्ति क्या हो जाएगा? देखिए मैं आपको बता देता हूँ डिटेल के साथ। ऐसा व्याकरण ज्ञान अवरोधात्मक व्याकरण ज्ञान के अंतर्गत आता है। कौन सा आ जाएगा? अवरोधात्मक, क्योंकि पहले नियम बनाना और बाद में इसका प्रयोग करना ही अवरोधात्मक व्याकरण कहलाता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? अवरोधात्मक हो जाएगा, अर्थात हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि पहले नियम और बाद में उसका प्रयोग करना, पहले नियम बना लें फिर उस पर प्रयोग करें, यह कहलाता है अवरोधात्मक। अर्थात नियम बना लेना यानी कि बाद में प्रयोग करते रहना, तो क्या अवरोधात्मक कहला जाएगा ये। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। यात्रावृत्तम एकाभिधास। देखिए जो यात्रावृत्त है, आप ये देखे होंगे यात्रावृत्त काफ़ी सारे संस्कृत या हिंदी में यह आपका आता होगा। ठीक है, तो यात्रावृत्त जो होता है एक विधा है, किस प्रकार की? कविता की है, समीक्षा की है, असंबद्ध निबंधस्य की है, या साहित्य की है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि यात्रावृत्त जो किसकी विधा है, वह दोस्तों साहित्य की विधा कहला जाएगी। जी हाँ, और इसी तरह संस्मरण, स्मृति रेखाएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं, साहित्य के अंतर्गत। और जो भी तीनों विकल्प दिए गए हैं ये गद्य पद चंपू में भी आते हैं, जो आपके कविता हो गया, समीक्षा हो गया। ठीक है, असंबद्ध निबंधस हो जाएगा। तो ये जो तीनों विकल्प हैं ये विधाएं जो हैं गद्य पद एवं चंपू के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, इसके बाद आपका स्टार्ट होगा गद्यांश और पद्यांश। देखिए दोस्तों, शब्दावली ज्ञानार्थम अधोलिखितेषु कत्वम न आदर्श भूतम। देखिए शब्दावली का जो ज्ञान होता है इनमें से कौन सा जो है ना आदर्श भूतम होगा। ना मतलब समझ लीजिए नकारात्मक नेगेटिव प्रश्न पूछा जा रहा है शब्दावली के संबंध में, शब्दावली ज्ञानार्थ के। समान विषयक शब्द नाम एकत्र अधिगमय संदर्भानुसारम नवीन शब्दाम अर्थानुमानम शब्दानाम अर्थरूपम कुटाधिगमय पृथक्तया कठिन शब्दानाम अधिगमय। देखिए शब्दावली ज्ञानार्थम अधोलिखित कथमम ना आदर्शभूतम, तो आपका जो दिया गया डी ऑप्शन, पृथक्ताय कठिन शब्दाय अधिगमाय। ठीक है, तो ये आपका आदर्शभूतम में नहीं है। क्यों नहीं आएगा? देखिए शब्दावली यानी कि शब्द ज्ञानवली के निमित्त अलग अलग कठिन शब्दों के अध्ययन से संबंधित होता है। अर्थात शब्दावली ज्ञान तभी पुष्ट होता है जब कठिन शब्दों को ज्ञान को संग्रहित कर लिया जाए। तो अन्य विकल्प संदेह मात्र दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका जो ना आदर्श भूतम, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि अधोलिखित श्लोकानि पठित्वा प्रश्न, इस श्लोक को पढ़ना है और विकल्प को उचित उत्तर यहाँ पर आपको बताना है। ये श्लोक देखिए मैं थोड़ा थोड़ा स्लो करके स्पीड करूँगा। ठीक है, आप लोग क्या करना है, श्लोक को पढ़ लेना, क्योंकि श्लोक को पढ़ेंगे आपका यहाँ से पता है कि कोई भी श्लोक पढ़ना हो तो 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से लग जाता है समझने में। ठीक है, चलिए इस श्लोक को पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज कर सभी लोग करें और श्लोक को अच्छे तरीके से पढ़ लें। चलिए अब प्रश्न पर आते हैं, डायरेक्टली हम प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? आचार्यात कियन मात्रम ज्ञानम आद्या। देखिए अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं आते हैं, क्वेश्चन को अटेंड भी कर लेंगे तो हो सकता है अगर ये गद्यांश पद्यांश आएगा तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखते रहें। देखिए आचार्यात कियन मात्रम ज्ञानम अद्यात। ठीक है, द्विपाद मात्रम, त्रिपाद मात्रम, अर्धम या पाद मात्रम। देखिए अब यहाँ पर दिया गया होगा, अब यहाँ पे देखेंगे आचार उत्पाद द्यातम उत्पादम शिष्य, तो क्या दिया गया? उत्पाद मात्रम दिया गया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? ठीक है, सॉरी पाद मात्रम दिया गया है। ठीक है, तो आचार्यात किरण मात्रम ज्ञानम अध्यात पाद मात्रम। देखिए आपका दिया गया पहली ही लाइन में आपका
यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, स्क्रीन पर है। इसका अर्थ समझ लेते हैं कि आर्य शिष्य को पद मात्रम ज्ञान देता है, यह तथ्य पद के इस पंक्ति में निहित भी है। आपका आचार्यात शब्रहचार्य की बात करेंगे। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न दिया गया है कि साणस्य घर्षणम कतमस्य रत्नस्य नोपचुज्यते, क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो कौन सा हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुक्त रत्नस्य हो जाएगा। अर्थात दोस्तों पद का द्वितीयक स्वर की दूसरी पंक्ति में आपका दिया गया है। देखिए अब पंक्ति का जो दूसरा श्लोक और ठीक है, जो आपकी दूसरी पंक्ति में देखेंगे, ये आपकी दूसरी पंक्ति है और इसी में आपका आंसर दिया गया है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा आपका, यह दिया गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका मुक्त रत्नस्य हो जाएगा। देखिए आपके श्लोक में ही आंसर रहता है, कहीं और ज़्यादा हमें यहाँ भड़कने की जरूरत नहीं होती है, घबराने की। अक्षर द्वयक्तम रत्नस्य किम नाम, देखिए अक्षर द्वयक्तम का रतन नाम कौन सा होगा, मित्रम होगा, दंडम होगा, पात्रम होगा, शत्रु होगा। तो यहाँ पे देखिए मित्रम हो जाएगा। अब आप बोलेंगे यह कहाँ पर दिया गया है, तो पद का तीसरा श्लोक आपको देखना है। ठीक है, और तीसरा श्लोक यह दिया गया है, ये देखिएगा। ठीक है, रत्न मिदम षष्ठी मित्र मित्र रक्षद्वयम। ठीक है, आपका दिया गया है तीसरे श्लोक में, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मित्रम हो जाएगा, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि वेत्ता इति पदस्य पर्याय भवति, अर्थात वेत्ता शब्द का पर्याय कौन होगा, अज्ञानी होगा, दंडम होगा, अतिलोभी होगा या ज्ञानी होगा। तो वेत्ता शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज्ञानी होगा। क्यों होगा, देखिए वेत्ता शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जानने वाला। तो जानने वाला क्या होता है, यह विद्वान से होता है, वेत्ता का मतलब संस्कृत में। तो वेत्ता पद का पर्यायवाचिक शब्द ज्ञानी ही होगा, जानने वाला ज्ञानी ही होगा। और अज्ञानी, अलोभी, अतिलोभी इसके पर्यायवाचक नहीं होंगे, जो आपके अदर ऑप्शन दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि उचिते तु सहशास्त्रों न खुद्योतो न चंद्रमा वेति इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम भवति। देखिए अब एक लाइन दे दी जाएगी और इसमें पूछ लिया जाएगा कि वेति पदस्य पर्याय इसमें क्या होगा। तो अभी हमने पिछला ही पढ़ा था वेति। देखिए वेति के बारे में दिया गया है, तो वेति का विपरीत शब्द क्या होता है, ना जानती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ना जानती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई अर्थ आपका स्पष्ट भी नहीं दिया गया है। तो आई थिंक आपका क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है शायद ऑप्शन सर। अगला प्रश्न है श्लोकानुसारेण यावत शशि न शोभते तावत कह दोतते, खद्योत है, लंबटई है, मूषकई है, कपोतई है, क्या हो जाएगा। ठीक है, श्लोक के अनुसार दिया गया है कि यावत शशि न शोभते तावत कह दोतते, अर्थात चंद्रमा शोभित या दिखाई नहीं देती है, शोभित या दिखाई नहीं देती है, तब आकाश मात्र ही शेष रह जाता है। तो यहाँ पर आकाश मात्र शेष रह जाना है कि खद्योतय की बात कर रहे हैं। श्लोक के अनुसार शशि ना शोभते, जब चंद्रमा नहीं दिखाई देती है तब कह दोदते, तो यहाँ पे खद्योतय की बात करेंगे, क्योंकि खद्योत का अर्थ आकाश से होता है। अब देखेंगे गद्यांश, और इस गद्यांश रिलेटेड प्रश्न करेंगे। और गद्यांश है कि एकस्मिन् ग्रामे चत्वारैः ब्रह्मपुत्राय परस्परम मित्र भावेन वसन्ति स्म। देखिए एक गांव में 4 जो ब्राह्मण के पुत्र हैं आपस में मित्र हैं, इससे संबंधित आपका यह गद्यांश है। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आएंगे। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र आई थिंक वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा, सभी लोग सपोर्ट करें। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, आपका कमेंट आता, फीडबैक मिलता है, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, मोरल मोटिवेशन मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ग्रामे ब्रह्मपुत्राय कथम वसन्ति स्म, हीन भावेन, मित्र भावेन, दीन भावेन, शत्रु भावेन। तो पहली ही लाइन में आपका आंसर है, पहली लाइन में ये क्या दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, मित्र भावेन हो दिया गया है। तो अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है मित्र भावेन, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात गांव में ब्राह्मण पुत्र का मित्र भाव में रहते थे। अब देखते लेते दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि ग्रामे ब्रह्मपुत्राय कथमम वसन्ति स्म। ठीक है, दुर्बुद्धि, अल्प बुद्धि, राष्ट्र बुद्धि या सुबुद्धि दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि ग्राम में ब्रह्मपुत्र कथम वसन्ति स्म, किस प्रकार की बुद्धि से थे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे
एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ कि चतुर्थ सुबुद्धि नामक तेषाम मित्रम बुद्धिवाम किंतुम शस्त्र विमुखम आसीत। तो क्या पता है, सुबुद्धि दिया गया है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सुबुद्धि वाला हो जाएगा, जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। मार्गे गच्छन्तैः ते किम अपश्यन्। मार्ग में जो है ते किम अपश्यन् हो जाएगा दुग्ध पात्रम पुष्पभाजनम अस्थिम रक्त बिंदु। देखिए कुछ आप अर्थ अपने से भी निकालने की कोशिश कीजिए। जब आप जितना ज़्यादा कहते हैं ना, ठीक है, जब रबड़ को खींचते हैं धीरे 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 खींचा जाएगा तो क्या फैल जाता है अपने आप। तो वैसे भी एक दिमाग का होता है, हमारे दिमाग में एक रबड़ होता है। ठीक है, उस रबड़ को हम जितना जोर देंगे उतना ही फैलेगा, उसका ही हमारा मस्तिष्क भी विकसित होता है। तो मार्गे गच्छन्तः किम अपश्यत, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अस्थीनी हो जाएगा। ठीक है, अर्थात वे ब्राह्मण जो है मार्ग में जाते हुए अस्थीनी को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न का अर्थ द्वितीय अनुच्छेद के प्रथम पंक्ति में दिया गया है। आप देखिए द्वितीय अनुच्छेद का प्रथम पंक्ति देखते हैं। आई थिंक यहाँ पर कौन सा देख आपके यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये आपका ये लाइन आपको पढ़ लेना। तो ये देखिए अस्थीनी दिया गया है। ठीक है, अपश्यत यानी देखना, तो अस्थीनी को देखा गया था। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या गया है, तो किसको देख रहे हैं, मार्ग में जाते हुए किसको देखते हैं, किम अपश्यन यानी देखना। तो मार्ग में जाते हुए किसको देखते हैं, तो अस्थीनी को देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। विचार इति पदस्य अर्थ भव। देखिए विचार पद का अर्थ क्या होगा कि विचारम कृत्वा, भोजनम कृत्वा, शानम कृत्वा या हाशम कृत्वा। तो सिंपल सी बात है कि विचार इति पद सभी लोग जानते हैं कि विचारम कृत्वा ही होगा। विचार एक सुबंत पद है। ठीक है, संस्कृत में बात करें, और विचार में लेप प्रत्यय होगा। अगर प्रश्न आ जाए कि विचार में कौन सा आपका प्रत्यय होगा, शब्द आ जाए, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विचार में कौन सा लेप प्रत्यय आएगा, और जो करके में अर्थ में लगता है, और विचार का शाब्दिक अर्थ विचार करके अथवा सोचकर होता है। और इसी पद को हिंदी में संस्कृत में बदलने पर विचारम कृत्वा पद निष्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सुबुद्धि कुत्र आरोहत। सुबुद्धि जो है कुत्र आरोहत, वृक्षम, भवनम, यानम या पर्यंकम। तो जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे, सुबुद्धि कुत्र आरोहत, देखिए वह ब्राह्मण पुत्र जो शास्त्रों का विमुख मानता था, जिनका नाम सुबुद्धि था, जब शेष 3 ब्राह्मण मृत सिंह को जीवित कर रहे थे, तब उस समय सुबुद्धि नाम का ब्राह्मण वृक्ष पर चढ़ गया था। किस पर चढ़ गया था, तो वृक्ष पर चढ़ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे वृक्षम हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं गद्यांश में क्या आपका यह दिया गया है। ठीक है, वृक्ष में चढ़ गया था, तो आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन पढ़िएगा, ये लाइन में आपका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, इस लाइन में पूरा आपका आंसर भी दिया गया है। आई थिंक अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कौन कौन से हमने प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं इस सुबुद्धि वाला। अब देख 27 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। गद्यांशे अस्मिन् अरुयाय पदस्य विपरीतार्थम पदम प्रयुक्तम। अब देखिए अरुयाय का यहाँ पे क्या दिया गया, विपरीतार्थक पदम प्रयुक्तम को पूछा गया। प्रदाय होगा, बियाय होगा, बिहस्य होगा या अवतीर होगा। तो देखिए आपका अरुयाय पदस्य का विपरीत अर्थ वाला पद पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवतीर हो जाएगा। ये आपके गद्यांश में नहीं दिया होगा, ये आपको अपने से, ठीक है, जो आपकी प्रिपेयर है, आपका जो, ठीक है, तैयारी है, उसका आपको बताना होता है। तो आपका अरुयाय पद का विपरीत अर्थ अवतीर ही होगा, क्योंकि दोस्तों यह दोनों एक पद दूसरे के विलोमार्थी है, विपरीत अर्थ वाले हैं। यदि अरुयाय का यानी अर्थ चढ़कर है, तो अवतीर का अर्थ उतर कर होता है। अरुयाय का मतलब क्या होता है, चढ़कर, तो अवतीर का मतलब होता है उतर कर। तो चढ़कर उतर कर ये दोनों आपस में विपरीत अर्थ वाले हो जाएंगे। ते कम देशम प्रति चलितुम उत्सुकता है अभुवन। देखिए अब आपको बताना, ते कम देशम प्रति चलितुम उत्सुका है अभुवन। पूर्व देशम, उत्तर देशम, दक्षिण देशम, पश्चिम देशम। ठीक है, अब आप लोग जब वो पढ़ेंगे गद्यांश, तो आपको पता होगा किस मतलब जो है पूर्व देशम कौन से दिशा में चलना चाहिए, उत्सुकता चलने के लिए हुए हैं। तो देखिए ये सभी चारों ब्राह्मण जब विद्याध्ययन कर लेते हैं, तब उनका प्रयोगार्थम ध्यान के अभाव को दूर करने विदेश जाने की योजना बनाते हैं कि चलो विदेश चलते हैं। लेकिन इसमें भी वे सभी विचार करके मात्र पूर्व देश की ओर चलने को उत्सुक होते हैं। अब देखिए आपके गद्यांश में दिया होगा कि किस, देखिए चलते हैं किस दिशा में। तो आपको यहाँ पे एक अंडरलाइन में कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे कि विचारम थे पूर्व दशम प्रति चलितुम उत्सुक का अपवन।
तो विचार करके उन्होंने देखा कि चलिए पूर्व की दिशा में हम चलते हैं, गमन करते हैं दूसरे देश पर। ठीक है, तो चलिए 2 प्रश्न और है, ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सारे प्रश्न। फीडबैक जरूर करें और आगे आने वाले में और कुछ डिटेल के साथ जानेंगे और कुछ अच्छे तरीके से स्पष्ट करेंगे हर एक शब्द को। अस्थि समूहे चर्ममाश रुधिरम केन संयोजितम, द्वितीयेन तृतीयेन चतुर्थन प्रथमेन। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब चारों ब्राह्मण बालक अपनी विद्या प्रदान करके जंगल पड़े अस्थिपज्जर को देखते हैं, अस्थिपज्जर मतलब क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जो हड्डियां जो पड़ी रहती हैं उनको देखते हैं, तो उनमें से प्रथम चतुर बालक क्या है, सर्वप्रथम अस्थियों को इकट्ठा करने का कार्य करता है कि चलो इसको इकट्ठा करते हैं, लेकिन संपूर्ण कार्य को द्वितीय ब्राह्मण ही करता है, अर्थात अस्थियों को अतिरिक्त चर्म, चमड़ा, मांस, रुधिर, खून इत्यादि को दूसरा बालक ही संयोजित इकट्ठा करता है। और इस प्रकार विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। अर्थात यह दिया गया है कि अस्थि समूहे चर्म, मांस, रुधिर केन संयोजिता, यानी कि अस्थि के समूह में जो चर्म, मांस, रुधिर होता है उसको संयोजित इकट्ठा किसने किया था, तो द्वितीय ब्राह्मण ने किया था। अब देखिए आप लोगों को दिखा भी देते हैं अस्थि मज्जा, ये सारी चीज़ें आपका जो दिया हो गया इसको हम अंडरलाइन करेंगे ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी सकें। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा देखिए ये सारी चीज़ें आप लोग समझ पाएंगे अच्छे तरीके से उतना ही अच्छा होता है दोस्तों। क्या है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे हमें। देखिए ये लाइन में दिया गया, ये आपका अंडरलाइन दिया गया, इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं वीडियो पॉज कर। चलिए तो अब जो हमारा अंतिम प्रश्न है, ठीक है, ये हमने देख लिया है और हमारा 30वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। भाषा अधिगमार्थम सूचना पत्रकारम विज्ञापना नाम चा सामग्री रूपणे व्यवहार कृते तेषाम उपयोगिता भवति। यानी कि भाषा अधिगम के अर्थ जो हम भाषा अधिगम करते हैं तो सूचना पत्रण के द्वारा विज्ञापन चा सामग्री रूपेण व्यवहारम कृते, तो ये तेषाम उपयोगिता, ये करना जो है किस उपयोगिता में होगा या ये उपयोगिता होगा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, आहारमय वातावरणार्थम हो जाएगा, क्रीडामय वातावरणाम हो जाएगा, वातावरणार्थम हो जाएगा, या अभ्यास समय वातावरणम हो जाएगा, या लेखनमय वातावरणार्थम हो जाएगा। तो भाषा अधिगमार्थम विज्ञापनाम चा सामग्री रूपेण व्यवहारम क्रियते तेषाम उपयोगिता भवति, किसमें उपयोगिता होता है, तो यह दोस्तों लेखमय वातावरणार्थम में होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि भाषा अधिगम का अर्थात भाषा का अध्ययन हेतु सूचना पत्रों विज्ञापन सामग्री का प्रयोग व्यवहार में किया जाता है और इसी प्रकार की उपयोगिता या कार्य सर्वतः लेखमय वातावरणार्थम कहलाता है, अर्थात लेखन का वातावरण कहलाता है जिसमें हम अपनी भाषा में ज्ञान हेतु अध्ययन का वातावरण से लगाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लविंग एंड सपोर्टिंग सभी प्यारे मित्रों को। तो चलिए दोस्तों, ये मॉडल पेपर, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा जरूर फीडबैक करें और आने वाले हर एक क्लास, हर एक सब्जेक्ट की मॉडल पेपर लाएंगे और अच्छे तरीके से लाएंगे। ठीक है, आप लोगों को सपोर्ट देते रहें तो एक अलग ही मोटिवेशन, एक अलग ही एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही बरकरार रखिए। सभी मित्रों को जय हिंद।